हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 रेस्ट और मोशन की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज से हम लोग जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको इजी न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर टफ न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा, ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपके फर्दर एग्जाम्स लाइक अगर जब भी आप IIT वगैरह की तैयारी करें वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा देन फिर आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे हायर लेवल पे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आपने अभी तक जो है रेस्ट और मोशन के जो है थ्योरी के लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं देन आप फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके रेस्ट और मोशन जो चैप्टर है इसकी थ्योरी को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर दूरी जो है औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा इससे आगे 30 किलोमीटर दूरी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। यात्रा की कुल अवधि यानी कि कुल समय में औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि हमको कह क्या रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर की दूरी जो है औसत चाल 60 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। यानी कि पहले 30 किलोमीटर वो कार जो है किस चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और फिर इसके आगे 30 किलोमीटर वो और दूरी चली और वो किस चाल से चली, 40 किलोमीटर पर घंटा से। तो कह रहा है यात्रा की कुल अवधि में औसत चाल की गणना कीजिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 60-40 को जोड़ देंगे 100 और बटे 2 कर देंगे, कह देंगे सर 50 किलोमीटर पर घंटा। इस तरह से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। वो तरीका इस चैप्टर में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले क्या है, कह रहा 30 किलोमीटर दूरी औसत चाल 60 किलोमीटर पर घंटा से। सबसे पहले आपको चाल का फार्मूला आना चाहिए। चाल का फार्मूला आना चाहिए। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल तय दूरी बटे कुल समयांतराल। तो आप ये देख लें, पहले 30 किलोमीटर में जो उसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा थी, यानी कि उसको पहले 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा। फिर आप ये देखें कि अगले 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, और दोनों जो समय मिले उनको जोड़ लें तो वो आपके पास कुल समयांतराल हो गया। और कुल दूरी कितनी है भाई, पहले 30 किलोमीटर बाद में 30 किलोमीटर, कुल दूरी आपके पास 60 हो गई। यानी कि अब आपके पास कुल दूरी भी है और कुल समयांतराल भी है और आप औसत चाल निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, T1 मान लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है 30 और चाल कितनी है 60। आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप साइड में मैं बता दूं आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये यहाँ से कट गया और ये कितना आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2 घंटा आया। देन उसके बाद फिर हम अगले 30 किलोमीटर दूरी में समय निकाल लें। ये T2 अगर हम कह दें तो अगले 30 किलोमीटर कह रहा है, इससे आगे 30 किलोमीटर औसत चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगले 30 किलोमीटर यानी कि दूरी क्या है 30 किलोमीटर और उस समय चाल क्या है 40, तो ये कट गया। तो ये क्या आया 3/4 घंटा। अब हम टोटल टाइम निकाल लें, कुल समय। तो कुल समय अंतराल निकालें अगर हम, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 कितना है 1/2 और T2 कितना है 3/4। इसको अगर हम LCM ले लें, इस जो है इस आपको इतना तो पता ही होगा, खैर इसके हर बराबर कर लें हम LCM लेके, तो यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से कराना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 3 5/4। तो टोटल समय अंतराल क्या आया 5/4 घंटा। और कुल दूरी क्या है, कुल दूरी क्या है भाई, पहले 30 किलोमीटर चला और चली कार और फिर आगे भी 30 किलोमीटर चली, तो कुल दूरी 30 प्लस 30, तो ये कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर पर घंटा। तो अब निकाल सकते हैं आप चाल। औसत चाल का आपको फार्मूला हम बता चुके हैं क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। कुल दूरी कितनी है 60, समयांतराल कितना है 5/4। आपको ये पता ही होगा कि 4 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 60 गुणे
4/5, तो 5 12 पंचे 60, तो ये 12 चौक 48। तो औसत चाल क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे ये गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दीजिएगा। हर चीज़ शुरुआत से दूरी जो थी वो किलोमीटर में थी, समय जो था वो घंटे में था, तो उसी हिसाब से चाल हमारी क्या आएगी? किलोमीटर पर घंटा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। उससे पहले कि आप इस सवाल को नोट करें, हम लोग ये सवाल समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये सवाल है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये ऐसे होगा तो ये इस तरह से होगा। तो सबसे इस सवाल में क्या कह रहा है? चित्र में एक गतिमान कण का स्थिति समय ग्राफ। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है क्या होता है, या फिर ग्राफ से आपने जो है गति की समीकरणों को नहीं हल किया था, देन आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो उससे पहले कि आप ये न्यूमेरिकल लगाया, आप आई टैब पे जाके हमारा जो है वो जो गति के समीकरण मैंने आपको तीनों ग्राफी विधि से बताए थे, वो एक एक करके 5-5 मिनट के लेक्चर हैं, आप आराम से देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब मैं बात करूँगा यहाँ पर किसी एक स्टैंड पर, किसी एक जो है पर्टिकुलर टाइम पर वेग की बात, तो मैं वहाँ पर रेखा की प्रवणता लूँगा तो आप कहेंगे कि सर ये प्रवणता क्यों लेते हैं, या प्रवणता होती क्या है। चलिए खैर वो बात की बात है, उससे पहले आप ये सवाल पढ़ें, उससे पहले आप वो चीज़ देख लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड, 5 सेकंड व 7 सेकंड पर कण का वेग व चाल ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही चीज़ें हैं। वेग के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होगी, चाल के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप जो है 2 सेकंड पर देखें, कह रहा है 2 सेकंड पर कण का वेग व चाल ज्ञात कीजिए। तो 2 सेकंड पर कण का वेग, हमने बताया था कि जिस लाइन पर आपको कोई स्टैंड पर जो आपको जो है किसी चीज़ का वेग निकालना हो, कण का वेग निकालना हो, तो आपको देखना है उस लाइन की, उस रेखा की प्रवणता क्या है। तो 2 सेकंड कहाँ पर है? ये समय है, ये मीटर में दूरी दी हुई है और समय क्या में दिया हुआ है? सेकंड में। आपको देखना है 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर आइए तो आपको ये लाइन मिल रही है OA, यानी कि हमको किसकी प्रवणता निकालनी है? OA की प्रवणता। अब प्रवणता क्या होता है? जब भी आपको प्रवणता निकालना हो और वेग निकालना है तो आप ये देखें, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन क्या है? सबसे पहले आप फाइनल माइनस इनिशियल करें। फाइनल क्या है? इस रेखा का फाइनल पॉइंट क्या है भाई? यहाँ पे है और यहाँ पर दूरी कितनी है? 20। मैं उससे पहले या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, दूरी कहाँ पर? A पर, माइनस इनिशियल यानी कि प्रारंभ में दूरी क्या थी? प्रारंभ में ये बिंदु O पर था, यानी कि XO। तो ये हो गया विस्थापन परिवर्तन। भाई OA की प्रवणता निकाल रहे हैं ना, तो हम OA पर देखें, फाइनल क्या पॉइंट है? A, तो A पर देखें कितना विस्थापन है? 20। फिर O पर देखें तो O पर विस्थापन कितना है? भाई यहाँ पर तो 0 होता है। और फिर समयांतराल, समयांतराल कहाँ से कहाँ तक? अब आपको 2 सेकंड से मतलब नहीं है, अब आपको OA से मतलब है। आप निकाल 2 सेकंड पे वेग रहे, लेकिन आपको अब 2 सेकंड से मतलब नहीं, आपको इस लाइन से मतलब है OA से। तो आप देखें OA कहाँ से कहाँ तक, OA में जो है टाइम कितना लगा? तो यहाँ पर 0 सेकेंड था। यहाँ पर आप ये ऐसे भी कह सकते हैं फाइनल यानी कि यहाँ पर, यानी कि TA माइनस TO। तो x है, यहाँ पर दूरी आपको क्या नज़र आ रही है? x क्या नज़र आ रहा है? 20। तो x a कितना हो गया? 20 माइनस x0 यानी XO कितना है? यहाँ पर 0। और फिर TA यानी कि बिंदु A पर समय, और समय की ग्राफ ये है, मतलब समय की जो है रेखा ये है। तो यहाँ पर जो है समय कितना है? 4 सेकेंड। और माइनस O पर कितना समय है? यहाँ पर तो 0 ही होगा, तो ये 0। तो 20/4 यानी कि 5। और मात्रक क्या लिखेंगे आप? ध्यान दें, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और चूंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। और ये उत्तर प्लस में आ रहा है, वेग पूछ रहा है इसलिए हमको दिशा की आवश्यकता है, इसलिए हम प्लस माइनस यूज करेंगे। प्लस में आ रहा है तो वेग की दिशा जो है धनात्मक है, यानी कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। चाल भी मैग्नीट्यूड, जो वेग का मैग्नीट्यूड होगा वही चाल हो जाएगा, तो चाल भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर पूछ रहा है कि वेग क्या है। तो आप देखें ध्यान से, 5 सेकेंड पर आपको कौन सी लाइन मिल रही? 4 से 6 के बीच में यहाँ पर समय भाई ये है, तो हमको 5 सेकेंड चाहिए। तो समय वाली रेखा पर देखें, यहाँ पर समय वाली अक्ष पर देखें, तो यहाँ पर 4 से 6 के बीच में कहीं 5 होगा, और 5 के लिए कौन सी लाइन है? AB। तो 5 सेकेंड पर वेग
यानी कि किस रेखा की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। किसकी प्रवणता, ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता अगर हम निकालें तो फाइनल बी यानी कि एक्स बी माइनस एक्स ए, ऐसे ही समय भाई ये हो गया विस्थापन परिवर्तन, नीचे समयांतराल, तो समयांतराल बी पर देखो तो टी बी और माइनस ए पर देखो तो टी ए, तो बराबर एक्स बी कितना है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पर दूरी कितनी भाई, अरे ये सीधी रेखा है तो यहाँ पर 20 है, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, तो एक्स बी भी 20 होगा और एक्स ए भी 20 होगा। अब टी बी ये 6 है और ये 4 है, तो 6 माइनस 4, तो ये तो 0 हो गया, तो ये वेग क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और चाल भी क्या हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। अब जो है हम लोग पॉइंट नंबर 3 को जो है सॉल्व करेंगे 7 सेकेंड पर। 7 सेकेंड पर वेग निकालेंगे, तो 7 सेकेंड 6 और 8 के बीच में 7, तो आप देखें ये 7 कौन सी रेखा मिल रही है हमको, ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट कर लें, सी कर लें, तो यहाँ पर बी सी मिल रही है। तो आप देखें यहाँ पर फाइनल क्या है, फाइनल है सी यानी कि एक्स सी, और माइनस इनिशियल क्या है बी, तो एक्स बी, ये हो गया विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल बी से सी तक आने में यानी कि टी सी माइनस यहाँ पर समय यानी कि टी बी। अब आप ध्यान से देखें एक्स सी यहाँ पर दूरी क्या है भाई, इस रेखा पर इसका मान, ये x का मान 0 होगा कि नहीं, इस अक्ष पर x का मान 0 होगा। अरे आप x y अक्ष जो बनाते थे कक्षा 10 में वही उससे समझें, इस रेखा ये x अक्ष होता था, यहाँ पर y का मान 0 होता था, ऐसे ही यहाँ पर ये t समय का अक्ष है, यहाँ पर इस वाले x का मान 0 होगा, तो xc कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर x भी देखें तो वो 20 है बटे tc देखें यहाँ पर समय कितना है, इस अक्ष पर समय कितना है 8 सेकेंड, माइनस बी पर देखें अगर समय तो यहाँ पर कितना है 6 सेकेंड, तो माइनस 20 बटा 8 में से 6 गया 2, तो ये कितना आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेग आया। अगर हम चाल निकालें तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, परिमाण से मतलब है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ रहा होगा, और अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या कह रहा है, किसी गतिमान कण की स्थिति x समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदल रही है। यानी कि किसी कण की पोजीशन जो है वो समय t के सापेक्ष जो है इस समीकरण के अनुसार बदल रही है। तो कह रहा है जहाँ x मीटर में t सेकंड में, यानी कि जो हमारी स्थिति है जो वो काहे में है, वो मीटर में है, और समय जो t है वो सेकंड में है। ज्ञात कीजिए, पहला नंबर कह रहा है 0 सेकंड, t बराबर 0 सेकंड था, 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड पर कण की स्थिति। हमें कण की पोजीशन ज्ञात करना है, कण की स्थिति ज्ञात करना है, t बराबर 0 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड पर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने जो है मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप लोगों को बताना जो है ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं t बराबर 0 सेकंड पर, तो t बराबर 0 सेकंड पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यही तो हमारा स्थिति का समीकरण है। स्थिति तो दी ही हुई है, लेकिन हमको t बराबर 0 सेकंड पर निकालना है। तो t बराबर 0 सेकंड पर स्थिति निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t की जगह पर हमको क्या रख देना है 0 और प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 मीटर। तो t बराबर 0 पर स्थिति क्या आई, 3 मीटर, कितनी आई 3 मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन में इसी में कह रहा है t बराबर 3 सेकंड पर कण की स्थिति। तो t बराबर 3 सेकंड पर अगर हम लोग देखें तो x स्थिति बराबर t स्क्वायर प्लस 3 है, हमको 3 सेकंड पर देखना है। तो t की जगह पर हम क्या रख दें भाई, समय की जगह पर हम क्या रख दें 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 3 3 9 और प्लस 3, तो ये 9 3 कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 12 मीटर। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास कह रहा है t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग। एक ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो है आपसे कण का वेग कह रहा है, यानी कि आपसे मैंने आपको बताया था जब भी किसी आपको पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर जो है इंस्टेंट पर कण का वेग पूछे या चाल पूछे या त्वरण पूछे, तो आप कहेंगे ये आपसे क्या पूछ रहा है, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल। इससे पहले आप एक क्वेश्चन और इसमें कर लीजिए। मान लो हमारे पास इसमें तीसरा पार्ट हम जोड़ लेते हैं, आप इधर लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच वेग।
तो आपको पता है 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, तीसरा पार्ट हम पहले करेंगे, बाद में चौथा करेंगे। कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच जो है कण का जो है वेग क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वेग के लिए हमको जो है स्थिति में परिवर्तन अर्थात विस्थापन में परिवर्तन और समयांतराल पता होना चाहिए। तो समयांतराल आपको पता है फाइनल 4 है, इनिशियल 2 है, यानी कि 4 में से 2, समयांतराल आपके पास 2 सेकंड का है। जिस अवधि में वो पूछ रहा है, जिस टाइम इंटरवल में पूछ रहा है वो आपको पता है 2 सेकंड, लेकिन अब विस्थापन कहाँ से लाएं। तो आप देखिए t बराबर 2 सेकंड पर पहले विस्थापन निकालिए, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर, और विस्थापन समीकरण क्या दी है ये, तो x बराबर t की जगह पर आपको रखना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 2 दूना 4 3, ये 7 मीटर हो जाएगा। फिर आप 4 मीटर पर देखें तो t बराबर 4 सेकेंड पर x बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 4 चक्कू 16 3 19 मीटर। तो आपके पास डेल्टा x क्या आएगा यहाँ से भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद में अंतिम क्या है 19 माइनस पहले क्या था 7, तो ये कितना आया 12 मीटर। कितना आया 12 मीटर। अब आप t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के बीच वेग निकाल सकते हैं, औसत वेग जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आप लिख लीजिए औसत वेग। तो ये कितना हो गया डेल्टा x बाई डेल्टा t, भाई समयांतराल बटे में, तो डेल्टा x कितना आया 12, और समयांतराल क्या था 2 से 4 के बीच, यानी कि 4 माइनस 2, तो 12 बटे 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। आप इसको नोट कर लीजिए, जगह कम है इसलिए मैं तीसरा पार्ट जो है ऊपर बताऊंगा, सॉरी दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे, तीसरा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, t बराबर 5 सेकेंड पर कण का वेग। आपको पता होना चाहिए कि कण का वेग जो है जब भी किसी पर्टिकुलर स्टैंड, या हम जिसको कहते हैं एक जो है निश्चित एक जो है पर्टिकुलर समय पर्टिकुलर क्षण पर जब भी किसी चीज़ का वेग या चाल या त्वरण पूछ ले तो हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग चाल या त्वरण है। तो यहाँ पर आपसे तात्क्षणिक चाल पूछ रहा है, तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है। तो तात्क्षणिक वेग के लिए आपको याद आना चाहिए कि वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी। लेकिन जब वो तात्क्षणिक की बात करें तो dx बाई dt। चलिए, तो चूंकि x बराबर टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 3, तो dx बाई dt हम निकाल लें, dx बाई dt हम निकाल लें। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे। अगर आपको अवकलन नहीं आता देन फिर आप आरटाइप पे जाके मेरा अवकलन वाला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ से जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1, और ये अचर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना आया 2t, dx बाई dt कितना आया 2t। 5 सेकेंड पर वेग, 5 सेकेंड पर वेग, ये वेग ही तो है, इसको हम वेग ही तो बोलते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, 5 सेकेंड की बात करेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एट कितना t बराबर 5 सेकेंड पर, तो बराबर 2 dx बाई डी टी था क्या 2t, तो 2 गुणे t की जगह पर 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ये सवाल लगाएंगे तो इतनी जगह में तो आ नहीं पाएगा, तो हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप लोग जो है इसको जो है वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लेंगे। चलिए, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर ये सवाल आप समझ गए तो आपको इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आराम से क्लियर हो जाएंगी। खैर, हालांकि बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आपको वास्तव में मज़ा आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, निम्न चित्र में प्रदर्शित किसी कण के वेग समय ग्राफ से ज्ञात कीजिए प्रथम 20 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी एवं इसका विस्थापन। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, ज़्यादा बवाल की बातें नहीं करेंगे अपन। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट क्या है, एकदम से मैं आपको सातों पार्ट नहीं समझाऊंगा, सब एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले कह रहा है कि प्रथम 20 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेग समय ग्राफ दिया हो और आपको जो है कण की दूरी या विस्थापन निकालना हो, तो आप देखेंगे उस समयांतराल में वो कितना एरिया कवर कर रहा है।
आप देखेंगे कि जिस समयांतराल में आपको दूरी या विस्थापन निकालना है, कण उस समयांतराल में कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब वेग और समय ग्राफ जो होगा उस वेग समय ग्राफ में कण जो है कितना एरिया कवर कर रहा है। तो आपको निकालना है t बराबर 20 से 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय दूरी ये आपको निकालना है। तो 20 से, यहाँ पे 0 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 20 से सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है प्रथम 20 सेकंड में, यानी कि प्रथम 20 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से 20 तक। तो हमको t बराबर 0 से 20 सेकंड के बीच निकालना है। तो आप ध्यान दें, 0 से 20 सेकंड के बीच जो इस ग्राफ में कण का जो वेग समय ग्राफ है उसमें कितना एरिया कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमको एक त्रिभुज मिल रहा है OAB, यानी कि इस त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वही 0 से 20 सेकंड के बीच कण द्वारा तय दूरी होगी। विस्थापन भी वही होगा, लेकिन हमको वहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ ऊपर है तो विस्थापन प्लस में, अगर ये त्रिभुज नीचे होता तो ये माइनस में, तो यानी कि विस्थापन हमारा क्या होता, माइनस में। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। तो आपको 0 से 20 सेकंड के बीच कितना क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है, इस ग्राफ में ये त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, आप ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, अगर वो समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं भी है, बीच में अगर कहीं पर उसमें जो है उसके किसी सिर से लंब आपको पता चल गया, देन आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आपको आधार नजर आ रहा है OB। क्यों OB ही क्यों है, क्योंकि OB पर ही तो A से लंब डाला गया, इसलिए आधार हमने क्या लिया OB। और ऊंचाई आपको क्या नजर आ रही है, AE, ये लंब ही तो है AE। तो आप ध्यान दें 1/2 OB कितना है 20, और AE कितना है, अरे भाई AE कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखें अगर इस अक्ष पर, तो AE कितना है, ये दूरी V वाले अक्ष की है, तो ये कितना है 2। तो 2 से 2 कट गया और ये कितना आया 20 मीटर। 20 मीटर। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर क्षेत्रफल है तो जो है हम इसका मात्रक मीटर स्क्वायर लिख देंगे, हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। बेसिकली ये ग्राफ से हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन की। तो विस्थापन भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लेकिन ये देखना है, ये मैटर करेगा ये त्रिभुज है कहाँ, ऊपर है या नीचे है। चूंकि ऊपर है तो प्लस, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो ये प्लस में, और ये कितना है 20 मीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। कह रहा है t बराबर 20 से 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन। तो t बराबर 20 से 40 सेकंड के बीच कण द्वारा तय दूरी। तो 20 से 40 सेकंड के बीच आप ध्यान दें, 20 से 40 सेकंड के बीच ग्राफ में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो आप पाएंगे कि BCD, यानी कि इस बार हमारे पास क्या होगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। ये लंबा आपको दिख रहा है, इसलिए आधार क्या हो जाएगा गुणे BD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी CF, ऊंचाई क्या हो जाएगी CF। तो 1/2 ऐसे ही। और BD कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक BD आप ध्यान दें कितना है, तो 20 से 40, यानी कि 40 में से 20 घटाओ तो ये कितना है 20। और ये आपको CF क्या नज़र आ रहा है 2, CF क्या नज़र आ रहा है 2 से 2 काट दें आप तो ये कितना आया 20 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की, किसकी बात करें अगर हम विस्थापन की, तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे, चूंकि ये त्रिभुज नीचे है, ये त्रिभुज जो है इस अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है V अक्ष की, तो आप इसको कहाँ में लेंगे माइनस में। तो माइनस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल हम लोग निकाल ही चुके हैं और वो 20 था, तो ये -20 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके पार्ट कर रहे हैं, हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे।
आप कोशिश भी कर सकते हैं, अगर आपको लाइक पहला पार्ट समझ में आ गया था देन आप दूसरा पार्ट अपने हाथ कोशिश कर सकते थे, बाद में जो है वीडियो को जो है स्किप करके आप अपना आंसर जो है मैच कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है अपने हाथ कर सकते हैं, देन फिर आप अपने हाथ करिए और फिर वीडियो को स्किप करके अपना आंसर मैच कर लीजिए। चलिए हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। कह रहा प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन। प्रथम 40 सेकंड में, प्रथम 40 सेकंड में यानी कि शुरुआत से, यानी कि 0 से यहाँ से 40 तक आपको देखना है कण द्वारा तय दूरी। ये बहुत कठिन पार्ट आ गया। ये कठिन कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। तो 0 से, या आप पहले जो पूछ रहा है वो लिखें, प्रथम 40 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी बराबर, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 40 सेकंड के बीच क्षेत्रफल देखो कितना एरिया कवर हुआ है। तो 0 से 40 के बीच अगर आप वेग समय ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर एक त्रिभुज आपको OAB नज़र आएगा और दूसरा त्रिभुज BCD नज़र आएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आप लोग अभी निकाल चुके हैं, आप चाहें तो दोबारा भी निकाल सकते हैं अगर आपका ज़्यादा ही मन है, लेकिन जब पहले निकाल चुके हैं तो क्यों बार बार वही काम करना है। तो पहले क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का क्या आया था, 20 मीटर, और फिर बाद में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या आया था, 20 मीटर, यानी कि ये हमारे पास विस्थापन क्या हो गया, 40 मीटर। सॉरी विस्थापन नहीं, सॉरी दूरी, ये दूरी हमारे पास क्या हो गई, 40 मीटर। अब विस्थापन की बात अगर हम लोग करें, विस्थापन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो प्लस, ये वाला त्रिभुज धन दिशा में है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, फिर ये वाला त्रिभुज ऋण दिशा में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दें, प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 20 था, माइनस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 20 था। यहाँ पे हुआ शुरू कन्फ्यूजन। अब आप कहेंगे सर दूरी तो यहाँ पर 40 मीटर चल चुका है, विस्थापन ही क्यों जो है 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है। उम्मीद है कि आप लोग वो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए पहले, ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। विस्थापन यानी कि फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर दूरी, वो जो है दूरी वाले ग्राफ पे कहीं ना कहीं चल के अगर वो अपनी फाइनल पोजीशन के समकक्ष आ गया होगा तो विस्थापन होगा ही नहीं। आप देखें, यहाँ से आपको 0 से 40 सेकंड के बीच देखना था, आप यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ पर 0 था, यहाँ से वो यहाँ तक चला, आपको दूरी 40 नज़र आ गई। आप कह रहे हैं कि वो 40 जो है चल चुका है, 40 मीटर, लेकिन विस्थापन तो उसका हुआ ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि मैं जो है यहाँ से कोई जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है कोई वस्तु है वो गति कर रही है, ऐसे वो ऐसे चल रही है, और फिर B से चल के वो ऐसे आ जाए, तो इसका कुछ विस्थापन नहीं होगा। ये चीज़ और अच्छे से समझने के लिए आप वाला लेक्चर हमारा देख सकते हैं। आप खैर आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके जो है पूरा ही चैप्टर देख लें, ताकि आपको और अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आए। उसके बाद फिर हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से 20 सेकंड तक कण का औसत वेग, औसत चाल, औसत त्वरण। 0 से 20 सेकंड पर, यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से 20 सेकंड पर सबसे पहले हमको निकालना है औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटे समयांतराल। अब 0 से 20 सेकंड के बीच विस्थापन कितना है, 0 से 20 सेकंड के बीच विस्थापन कितना आया था, आप अभी अभी निकाल के आए हैं। 0 से 20 सेकंड के बीच ये
0 से 20 सेकंड के बीच विस्थापन प्लस में 20 आया था। फिर आप देखें 0 से 20 सेकंड के बीच समयांतराल कितना है, ये समय का अक्ष है। तो यहाँ पर देखें 0 से 20 के बीच 20 माइनस 0 यानी कि 20, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। हमने प्लस यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि हम जो है वेग निकाल रहे हैं और वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, आपको ये बात पता है। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है कि औसत चाल, औसत चाल, तो ये कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे समयांतराल। कुल दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, 0 से 20 के बीच में। तो 0 से 20 के बीच में दूरी आपको ऐसे ही नज़र आ रही है, सॉरी आपने निकाला था 0 से 20 के बीच में दूरी कहाँ पे, यहाँ पे। ये कितनी आई थी 20, और समयांतराल कितना है 0 से 20 के बीच में, भाई वो भी तो 20 ही है, तो ये 20, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद फिर अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी उसी में भी एक और पार्ट है, औसत त्वरण। औसत त्वरण, तो औसत त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी कि वेग बटे समयांतराल, वेग बटे समयांतराल। तो आप देखें 0 से 20 के बीच में वेग क्या था, 1 मीटर था, 1 मीटर पर सेकेंड, और समयांतराल क्या है 0 से 20 के बीच में 20, यानी 20 अरे यार 0 से 20 ये समय का अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक समयांतराल देखना है, तो 20 माइनस 0 बराबर 20। तो ये कितना आएगा, अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये 0 पॉइंट, ऐसे आप कर सकते हैं साइड में पॉइंट हटाएंगे लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ाएंगे और फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 बार जाएगा, तो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, 10 से 20 सेकंड तक के समअंतराल में कण का औसत त्वरण। 10 से 20 तक के समयांतराल में कण का औसत त्वरण। तो आप देखें 10 से 20 सेकंड के बीच वेग क्या है, दस से 20 के बीच वेग देखें, तो 10 से 20 के बीच आपको वेग क्या नज़र आ रहा है, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और 10 से 20 के बीच में वेग में परिवर्तन क्या हुआ भाई, यहाँ पर वेग कितना था 2, अरे भाई वेग का ये अक्ष है तो यहाँ पर वेग कितना होगा 2, और इस अक्ष पर तो वेग होगा ही नहीं, 0 होगा। तो फाइनल कितना है, फाइनल कितना है, फाइनल इस बिंदु पर होगा, इनिशियल ई पर होगा, अंतिम बी पर होगा, प्रारंभिक ई पर होगा। तो अंतिम किस पर है, बी पर, और बी पर कितना है वेग 0, और ए पर वेग कितना है 2, तो 0 माइनस 2 बटे समयांतराल क्या है 20, फाइनल 20, और पहले क्या था 10, तो ये 20 माइनस 10, तो ये माइनस 2 बटे 20 में से 10 गया 10, तो आप इसको अगर काटें तो ये माइनस में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आप इस सवाल को जो है इधर नोट कर लीजिए, मैं इधर आपको तब तक दूसरे पार्ट बताता हूँ। उसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि t बराबर 5 सेकेंड पर कण का औसत त्वरण। 6 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पर कण का औसत त्वरण। तो t बराबर 5 सेकेंड पर आपको निकालना है। वैसे तो आप जो है आराम से निकाल सकते थे, लेकिन एक जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ लेता है, एक जो है विशेष क्षण की बात करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस विशेष क्षण पर, अगर आप ऐसे ही आपसे पूछ रहा था इसके बीच में, तो आप समयांतराल देख रहे थे, लेकिन जब आपसे विशेष क्षण की बात कर देगा तो अभी अभी आपने वो जो है ग्राफ में, आप जो स्थिति समय ग्राफ था वहाँ से आपको जब वेग निकालना होता था दूरी, तो आप ढलान ले लेते।
अब जब वेग समय ग्राफ होगा तब आपसे कहेगा त्वरण, तो आप यहाँ भी प्रवणता निकाल लेंगे, वहाँ यहाँ भी प्रवणता देख लेंगे। तो 0 से 5 सेकंड, सॉरी वो 5 सेकंड पर कह रहा है, तो 5 सेकंड कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ये टी का ग्राफ है, सॉरी अच्छा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 सेकंड होगा। तो यहाँ से अगर आप चलें तो यहाँ पर रेखा कौन सी मिल रही है, OA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA की प्रवणता, OA की प्रवणता। तो आप देखें OA की प्रवणता क्या है, फाइनल ए पर कितना है वेग 2, इनिशियल ओ पर कितना है वेग 0, माइनस समयांतराल, आपको 5 से मतलब नहीं, 5 माइनस 0 नहीं कर सकते, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। यहाँ पर OA से आपको मतलब है, तो A पर समय कितना है 10, माइनस O पर समय कितना है 2, तो ये 2 माइनस 0 यानी कि 2, 10 में से 2 गया यानी कि 8, तो ये 2/8, इसको आप काट के अपने हिसाब से जितना आंसर आया उतना लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप ये भी जो है 7वां भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये जो है सवाल जो मैंने आपको आज समझाए हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चल के हम लोग 5 या 10 सवाल और करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो है ऐसे ही मैं आपको अपनी तरफ से किसी बुक से क्वेश्चन दूंगा और वो मैं 4-5 क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, ताकि आपको ये चैप्टर जब आप अपनी जो पर्टिकुलर जो आपकी बुक चल रही है आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में, वहाँ पर जब आप उस किताब के न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। खैर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप अपने जो सीनियर्स हैं, साथी हैं, उनको आप सूचित कर सकते हैं कि मैं अगले कुछ दिनों बाद आपको 12th क्लास की भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं और शायद जो मेरी लेक्चर्स हैं वो कुछ बच्चों के लिए शायद बहुत यूज़फुल साबित हों, इसलिए मैं क्लास 12th की भी वीडियो अपलोड करूँगा। और जो आप लोग इस तरह से वीडियो पर अपना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत